हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रवीण विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं लिंक बायोलॉजी। मेरी वीडियो कुछ दिन से लेट आई थी या फिर डिले हुई हैं, जिसकी वजह से मैं वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था, इसमें बिजी था। तो आज बात करेंगे हम लोग सेल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के नेम का जो नेम है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल बना हुआ है प्रो प्लस कैरियन से, जहाँ पे प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स का मतलब वो कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एक प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हो, या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि इनके पास खुद का न्यूक्लियस हो ही ना, न्यूक्लियस अपसेंट हो, लेकिन इसके जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट हो, तो इसको प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। जहाँ पर प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। अगर कहीं पे भी आपको कैरियन शब्द मिलता है, जैसे कैरियोकाइनेसिस या फिर कुछ भी, तो उसका मतलब होता है ऐसे न्यूक्लियस का डिवीजन, या फिर कैरियन का मेनली इसी के लिए रिफर्स करता है कि न्यूक्लियस को। तो अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। सो प्रोकैरियोटिक सेल एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के, जिनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इनका खुद का डीएनए मटेरियल होता है, लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जैसा कि पहले हमने जाना। इनके पास कई सारे अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो कि उनके कैप्सूल के ऊपर कवरिंग पे लगा होता है, जिसकी वजह से ये मोटाइल इन नेचर भी हो जाते हैं। तो अगर मैं आगे बात करूँ तो दे लैक ऑफ न्यूक्लियस। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस ना होने की वजह से इनके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपसेंट। अब किसी इनके साइटोप्लाज्म में किसी भी मेम्ब्रेन के अपसेंट होने की वजह से इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कंपार्टमेंटलाइजेशन उसमें नहीं होता। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी सेल है उसके अंदर जो भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वो अपना खुद का कंपार्टमेंट बनाता है अपने वर्क के लिए। तो वैसा इसमें नहीं होता, क्योंकि इसके पास कोई भी अदर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होता या फिर सिंगल मेम्ब्रेनस सबसेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं होता। दे ऑल्सो लैक ऑफ डबल मेम्ब्रेनस आर एनी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर मैं कुछ इसके एग्जांपल्स बताऊं तो ईआर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, जैसे कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे बोला जाता है, ये कई सारे कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। इस चीज़ को आगे हम लोग आने वाली वीडियो में जानेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। उसमें इस चीज़ को बहुत डीपली बताया जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। अगर मैं अपने लैंग्वेज में बताऊं कि इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, तो उसको कोवैलेंटली कॉइल्ड सर्कुलर डीएनए बोलते हैं। कोवैलेंटली कॉइल्ड सर्कुलर डीएनए का मतलब ये हुआ कि जो भी इसके डीएनए होते हैं वो आपस में बहुत कंडेंस फॉर्म में होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे कि कंडेंसेशन के लिए कई सारे फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि मेथाइलेशन हुआ, फॉस्फोरिलेशन हुआ, तो इन सब चीज़ों पे इसके जो डीएनए होते हैं वो हाईली मेथाइलेटेड होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो डीएनए है वो और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है। अगर ये इस फॉर्म में, मान लीजिए कोई नॉर्मल प्लाज्मिड है, तो इस प्लाज्मिड पे जब और मेथाइलेशन होगा तो ये और कंडेंस हो जाएगा, कुछ ऐसे ऐसे। कंडेंसेशन के बाद ये हुआ, ये प्लाज्मिड था पहले ओल्ड, जो कि एकदम लूज था, या फिर ऐसा बोल सकते हैं यूक्रोमेटिन था। उसके बाद से जब ये कंडेंस हुआ तो हेट्रोक्रोमेटिन में बदल गया। तो इसका जेनेटिक मटेरियल बहुत ही हाईली कंडेंस्ड होता है, कॉइल्ड फॉर्म में होता है, और इसके अंदर जो भी डीएनए होता है वो पॉलीरेप्लिकॉनिक होता है, जो एमआरएनए बनता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। अब अगर मैं आगे की बात करूँ तो इसके डीएनए को इसके जेनेटिक मटेरियल को बोला क्या जाता है, तो इसके जेनेटिक मटेरियल को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। द जेनेटिक material of prokaryotic refers as
न्यूक्लियोइड, जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ कुछ बातें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। भी और भी कई सारी बातें हैं। इनमें किसी भी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। होता है बस एक केस में, जिसमें जीन ट्रांसफ़र किया जाता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पहले सेल डिवीजन के बारे में जानते हैं इसके। सेल डिवीज़न, वैसे तो सेल डिवीज़न कई प्रकार से होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें मेनली बाइनरी फ्यूजन आता है, फ्रेगमेंटेशन आता है। जैसे कि बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, और इन सब की बात करूँ तो ये एक एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन में आते हैं। सो अब बात करें अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स का सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अगर मैं बात करूँ यूकैरियोटिक केस में, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसकी मेम्ब्रेन सेलुलर रेस्पिरेशन करती है। तो वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट वर्क एज mitochondrial membrane that can play a crucial role in cellular respiration. अब अगर बात करूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इन केस प्रोकैरियोट्स दो टाइप के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, या यूँ कहें तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो दो तरीके के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने होते हैं। एक का नाम होता है जी पॉजिटिव और एक का नाम होता है जी नेगेटिव। बैक्टीरिया इन दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में जो भी इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है, और सभी इनकी जो कंपोजिशन होता है वो आपस में β1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और β1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि इनके डीएनए आपस में कैसे कॉइल होते हैं, तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि यूकैरियोट्स में कंडेंसेशन के लिए हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन वही अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन का लैक होता है। उसकी जगह पर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स आते हैं, जैसे कि द प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियोइड lack of histone protein, but they have a protein which performs the role like हिस्टोन। मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक्स न्यूक्लियोइड होता है उसका उनके पास हिस्टोन तो नहीं होता, लेकिन जो भी हिस्टोन की जगह पे कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो कि हिस्टोन की जैसे वर्क करते हैं, जिसकी वजह से जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत ज़्यादा जो भी डीएनए है वो बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में, जेनेटिक मटेरियल में इसका एक प्लाज्मिड होता है। दे हैव प्लाज्मिड जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है, और एक नॉर्मल क्रोमोजोम होता है जो कि ऐसे शेप में होता है। और ये इनके जो प्लाज्मिड है और ये जो क्रोमोजोम है ये बहुत छोटे होते हैं। छोटे होने का मतलब कि इनकी साइज़ बहुत छोटी होती है, बट इसका फ़ायदा ये रहता है कि इसमें जो भी ट्रांसलेशन है बहुत जल्दी होता है, बस इनके यूक्रोमेटिन में कन्वर्जन होने की देरी रहती है। तो ये रहा प्रोकैरियोटिक सेल। आगे आने वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल की हर एक स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में जानेंगे कि उसके कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है, उन सभी स्ट्रक्चर के बारे में डीपली बात करेंगे। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।